हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब और आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि इस बुक को मैं कंप्लीट करवा रही हूं। आज हम इस बुक का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है फिर भी मैं चाहती हूँ लॉस ना हो और आप तक टाइम तक वीडियो पहुँचे। तो ये 2 चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ हो सकता है थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं आज इस चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगी। चैप्टर नंबर 3 आज हम पढ़ेंगे स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हिस्ट्री जो इतिहास हम पढ़ते हैं। देखिए, पहले हमने जो पहला लेसन पढ़ा उसमें हमने महत्व जाने। दूसरे में हमने पढ़ा कि भाई राइटर्स क्या कहते हैं। मैंने स्मिथ के बारे में भी आपको बताया, कई भारतीय लेखकों के बारे में बताया। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम जानेंगे कि भाई स्रोत क्या है, मतलब हमें इतिहास के बारे में पता कैसे चलता है। तो किताबों से, मुद्रा से, यानी जैसे मैं बात करूँ सिक्के चलते थे तो उनसे पता चलता है, अभिलेखों से पता चलता है। तो इन पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये हमारे चैनल पे आपको आधुनिक भारत जो विपिन चंद्र की बुक है ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है और इस बुक को मैं कंप्लीट करा रही हूँ और इसके बाद मैं सतीश चंद्र की मध्यकालीन इतिहास पढ़ाऊंगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर में वही मैंने यहाँ पे टिक किया है और उसी को मैं आपको रीड करके समझाऊंगी, क्योंकि देखिए लेसन बहुत लंबा है। उनको चीज़ों को उन्होंने बहुत लॉन्ग वे में लिखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट हो वही आप तक पहुँचे। स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण, यानी कि कौन से वो स्रोत हैं जिनसे इतिहास का निर्माण होता है और हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह से हमने सिक्कों को या किताबों को पढ़ा। और ऐसे जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि इतिहास क्या है, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, यानी वो इतिहास जिनको हम पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, और फिर वो इतिहास आया जिनको हमने पढ़ना और समझना शुरू किया। तो इसमें कई टाइप्स हैं, इसी के बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों से ऐसे नगरों का पता चलता है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व में हुई थी। इसी प्रकार उत्खननों से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीजें भी कब्र में गाड़ते थे और इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण यानी मेगालिथ कहते हैं। हालांकि सभी महापाषाण इस श्रेणी में नहीं आते हैं। मतलब देखिए, हमें जो भौतिक अवशेष मिलते हैं, यानी जब हम खुदाई करते हैं, जो पुरातत्व विभाग के लोग होते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको स्टार्टिंग में समझा के फिर मैं पॉइंट पे आ गई, क्योंकि बिना मतलब का उतना पढ़ना कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं उसका सीधा सा ये अर्थ है कि भाई जो पुरातत्व विभाग के लोग हैं वो जब खुदाई करते हैं और वो खुदाई करके जो चीज़ें निकालते हैं उनसे कैसे पता चलता है कि क्या है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पता चल रहे हैं कि भाई ऐसी जो कब्रें निकली हैं, यानी जहाँ पे शवों को गाड़ दिया जाता था, उन्हें महापाषाण कहते थे। हालांकि सभी महापाषाण इस श्रेणी में नहीं आते थे। इनकी खुदाई बतलाती है कि लौह युग की शुरुआत होने पर दक्कन के लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। देखिए, हमें कब्रों से भी पता चलता है कि उनका जीवन कैसा रहा है। जैसे हम बात करते हैं कि जो मिस्र के बहुत बड़े बड़े आप देखते होंगे कि पिरामिड्स हैं, वो एक तरह की क्या है, कब्र ही तो है, मकबरे ही तो हैं। उनसे भी बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं मिस्र के इतिहास के बारे में। जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का क्रमिक स्तरों में विधिवत उत्खनन किया जाता है और प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषता पराग के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास बनता है। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में भी था। मतलब सोचिए कितना पुराना है ये। सिक्के, अब यहाँ पे दूसरा स्रोत आता है जिनसे हमें पता चलता है इतिहास के बारे में, और ये एक तरह का स्रोत है जिनसे हम इतिहास को समझते हैं और हम जानते हैं कि भाई ये सिक्के इस डायनेस्टी के हैं या इस काल के हैं, जिससे हमें इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। अनेक सिक्के और अभिलेख धरातल पर भी मिले हैं, पर इनमें से अधिकांश जमीन को खोदकर निकाले गए हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। आजकल की तरह प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, पर धातु धन का धातु मुद्रा यानी सिक्का चलता था। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे के बनते थे। पकाई गई मिट्टी के बने सिक्के की साँचे भी बड़ी संख्या में मिलते हैं। देखिए, पहले लोग क्या करते थे ना, आपको पता होगा कि बैंक वैंक तो थे नहीं, लोग
घड़ों में, जिसमें बात करूँ जैसे कोई मटका है उसमें सिक्कों को स्टोर करके, यानी जैसे मैं कहूँ बैंक तो था नहीं तो उसको निधियाँ जिसे कह सकते हैं, उस तरह से उसको स्टोर करके यानी बचा के कि बाद में हमारे काम आएंगे, उनको ज़मीनों में गाड़ देते थे। लेकिन बाद में अगर मैं बात करूँ कि चीज़ें बदलती चली गई, समय बदलता चला गया, युग बदलता चला गया, और फिर वो बाद में खुदाइयों में निकले जिनसे पता चलता था कि वो किस युग के हैं और कितने पुराने हैं। इस तरह के सिर्फ सिक्के, भारतीय सिक्के ही नहीं, कई सारे विदेशी सिक्के भी इस तरह से निकले, क्योंकि इससे ये भी पता चलता है कि भारत में विदेशी व्यापार भी करने आते थे जो अपने सिक्के लेके आते थे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं बात करूँ कि जो सिक्के हैं ये कोई राजा ही महाराजा सिर्फ प्रचलन में नहीं लाते थे, बल्कि बहुत सारे व्यापारी संघ भी होते थे जो अपने सिक्के चलवाते थे। ठीक है, हमारे आरंभिक सिक्कों पर तो कुछ एक प्रतीक मिले हैं, पर बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथि का भी उल्लेख है। यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बताते चलूँ, मैंने जब फर्स्ट डे आपको पढ़ाया था या शायद सेकेंड डे, मुझे अच्छे से याद नहीं, जब मैंने आपको इस नोट्स को पढ़ाया था, ये वाली नोट्स जो मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, इस शॉर्ट नोट्स से मैंने आपको बताया था कि यवन के जो शासक थे उन्होंने सबसे पहली बार सिक्कों पर लेख लिखने का काम किया था। वो कहाँ के शासक थे? यवन के शासक थे। तो ये नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। इन सिक्कों के उपलब्धि स्थान बतलाते हैं कि उन स्थानों पर इन सिक्कों का प्रचलन था। इस प्रकार प्राप्त सिक्कों के आधार पर कई राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण संभव हुआ है। विशेषतः उन हिंदू यवन शासकों के इतिहास का जो उत्तरी अफगानिस्तान से भारत पहुंचे, जिन्होंने ईसा पूर्व दूसरी और पहली सदियों में यहाँ शासन किया। आगे देखते हैं, सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले। मौर्य काल यानी कि अगर मैं बात करूं अशोक का जो टाइम पीरियड रहा, यानी जैसे मैं कहूँ संस्थापक कौन थे तो चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक। ठीक है, सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिले जो विशेषतः सीसे, पॉटिन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने के हैं। गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए थे। इन सब से पता चलता है कि व्यापार वाणिज्यिक विशेषता मौर्योत्तर काल में और गुप्त काल के अधिक भाग में खूब ही बढ़ा है। यानी अगर मैं बात करूं कि भाई गुप्त काल को तो आप जानते हैं कि स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मौर्यों के बारे में भी कहा जाता है कि भाई उन्होंने भी व्यापार को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया था। अभिलेख, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई सिक्कों के बाद और कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैं अगर बात करूँ कि सबसे ज़्यादा इतिहास के बारे में जानकारी अगर हमें मिलती है तो वो अभिलेखों से ही मिलती है। अभिलेख सिक्कों से भी कहीं अधिक महत्व के अभिलेख हैं। इनके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं, यानी अगर इसका जो अध्ययन करता है उसे एपिग्राफी कहते हैं, और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र यानी पैलियोग्राफी कहते हैं। समग्र देश में आरंभिक अभिलेख पत्थरों पर खुदे मिलते हैं, किंतु ईसा के आरंभिक शतकों में इस काम में तामपत्रों का प्रयोग आरंभ हुआ। तदपि पत्थर पर अभिलेख खोदने की परिपाटी दक्षिण भारत में व्यापक स्तर पर जारी रही। दक्षिण भारत में मंदिर की दीवारों पर भी स्थायी स्मारकों के रूप में भारी संख्या में अभिलेख खोदे गए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे अधिक अभिलेख जो मिलते हैं वो मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है और ये ईसा पूर्व 3री सदी के। प्राकृत भाषा आपको पता है ये अशोक के टाइम की रही है। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगती है। देखिए पहले प्राकृत भाषा थी, उसके बाद संस्कृत आती है, और चौथी और 5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा है। मौर्य और मौर्योत्तर यानी मौर्य के बाद का जो टाइम रहा, और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। हड़प्पा संस्कृति, मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है यानी हड़प्पा जो सभ्यता है, ये सभ्यता ग्रामीण नहीं है, नगरीय है, और जो वैदिक सभ्यता है वो नगरीय नहीं ग्रामीण है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके। ये संभवतः ऐसी किसी भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं जिनमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। उसके कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में भी हैं जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, लेकिन पश्चिमोत्तर भाग के अलावा भारत में भिन्न प्रदेशों में ब्राह्मी लिपि का ही प्रचार रहा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अशोक के शिलालेख में यूनानी और आरामाई लिपि का भी प्रयोग हुआ है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर मिलते हैं। ये लगभग 250 ईसा पूर्व के हैं। इनका पढ़ना अब तक संभव नहीं हुआ है। देश के सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे हैं ईसा पूर्वी 3री सदी के अशोक के शिलालेख। 4वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ मिले थे, एक मेरठ में और दूसरा हरियाणा के
टोपरा नामक स्थान पे। उसने इन्हें दिल्ली मंगवाया और अपने राज्य के पंडितों से पढ़ाने का प्रयास किया। देखिए क्वेश्चन बनता है कि भाई वो कौन ऐसा वो कौन ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था, दिल्ली सल्तनत, मुगल नहीं मैं कहूँगी, दिल्ली सल्तनत का शासक था। तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद वो गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो तुगलक वंश में अगर मैं बात करूं, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, उसका बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद बैठता है गद्दी पर उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। इसने जनता के लिए बहुत से काम किए थे। तो भाई इसने क्या किया था, दिल्ली मंगवाए थे अशोक के अभिलेखों को और पढ़वाने की कोशिश की थी अपने पंडितों से, लेकिन वो पंडित पढ़ नहीं पाए। 18वीं सदी के अंतिम चरण में अंग्रेजों ने इन्हें पढ़ने की कोशिश तो की, उन्हें भी इस कठिनाई का सामना करना पड़ा। इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में सफलता मिली जेम्स प्रिंसेप को। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ पाए थे, जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर थे। आगे देखते हैं, मुख्यतः राजाओं और सामंतों द्वारा किए गए भूमि दान के अभिलेख विशेष महत्व के हैं क्योंकि इनमें प्राचीन भारत की भूव्यवस्था और प्रशासन के बारे में उपयोगी सूचनाएं मिलती हैं। अभिलेखों से हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ये अभिलेख अधिकतर तामपत्रों पर उकेरे गए हैं। इनमें भिक्षुकों, ब्राह्मणों, मंदिरों, विहारों, जागीरदारों और अधिकारियों को दिए गए गांव, भूमियों और राजस्व के दानों का विवरण है। ये विभिन्न भाषाओं में लिखे मिलते हैं जैसे प्राकृतिक, संस्कृत, तमिल, तेलुगु आदि। अब यहाँ पे बात करते हैं साहित्यिक स्रोत, यानी बहुत से राइटर्स ने बहुत कुछ साहित्य के बारे में लिखा जिनसे हमें उस समय के इतिहास के बारे में, उस डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। यद्यपि प्राचीन भारत के लोगों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में भी था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियां ईसा की 4वीं सदी के पहले की नहीं है और ये भी मध्य एशिया से प्राप्त हुई हैं। भारत में पांडुलिपियां भोजपत्रों और तालपत्रों पर लिखी मिलती हैं, परंतु मध्य एशिया में जहां भारत से प्राकृत भाषा फैल गई थी, ये पांडुलिपियां मेष चर्म तथा काष्ठ फलकों पर भी लिखी गई हैं। अब बात करते हैं ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग। अब देखिए मैंने बताया था वेद 4 होते हैं, कल ही मैंने बताया था कि वेद कितने होते हैं, पुराण कितने, उपनिषद कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग मान सकते हैं, लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद और ब्राह्मणों, आर्यणों और उपनिषदों को 1000 से 5000 ईसा पूर्व के लगभग का माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए इसके लिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक था। ये वेदांग हैं शिक्षा, उच्चारण विधि, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, यानी भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिषी। इनमें से प्रत्येक शास्त्र के चतुर्दिक प्रचुर साहित्य विकसित हुए। यह साहित्य गद्य में नियम रूप में लिखा गया है। संक्षिप्त होने के कारण ये नियम सूत्र कहलाते हैं। महाभारत, रामायण और प्रमुख पुराणों का अंतिम रूप से संलग्न 400 ईसा पूर्व के आसपास हुआ और प्रतीत होता है इनमें महाभारत जो व्यास की कृति माना जाता है। वेद व्यास ने लिखा है ना महाभारत, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो व्यास की कृति माना जाता है, संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास देता है। पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे और इसका नाम जयस था, जिसका अर्थ है विजय संबंधित संग्रह ग्रंथ। ये भी पूछा जाता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए। बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोकों का हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भारत के वंशजों की कथा है। अब एक चीज़ और पूछी जाती है कि भाई सबसे विस्तृत अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि ग्रंथों में कौन सा है, तो वो है आपका महाभारत, सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, वंशजों की कथा है। अंततः इसमें 1 लाख श्लोक हो गए और तदनुसार यह शत साहसी संहिता यहाँ महाभारत कहलाने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें देखिए एक चीज आ गई ना, शत साहसी संहिता या महाभारत, 2 नाम हो गए इसके। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण में मूलतः, यहाँ पे चीज है कि रामायण किसने लिखी, तो वाल्मीकि ने लिखी थी। वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे जो बढ़कर 12000 श्लोक हो गए और अंततः 24000 श्लोक। यद्यपि यह महाकाव्य महाभारत की अपेक्षा अधिक ठोस है, तदपि इसमें भी कुछ ऐसे उपदेशात्मक भाग है जो बाद में जोड़ दिए गए। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई। तब से यह 5 अवस्थाओं से गुजर चुकी है और 5वीं अवस्था तो ईसा की 12वीं सदी में आई है।
अब बात करते हैं जैन और बौद्ध धर्मों के बारे में, जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों के बारे में। जैनों और बौद्धों के धार्मिक ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं का उल्लेख मिलता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। यह भाषा मगध यानी दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। यहाँ पे एक चीज मैं और बताती चलूँ आपको, लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहते हैं। इन ग्रंथों को अंततः संकलित तो किया गया श्रीलंका में ईसा पूर्व 2री सदी में, पर इनके धर्म शिक्षात्मक अंश बुद्ध के समय की स्थिति बताते हैं। बौद्धों के धार्मिकेतर साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण और रोचक है गौतम बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथाएं, जो जातक के नाम से फेमस है। ऐसा विश्वास था कि गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से भी अधिक पुनर्जन्मों से गुजरे थे और इनमें से कई जन्मों में उन्होंने पशु के जीवन पाए हैं। पूर्व जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती हैं। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। फिर भी इन ग्रंथों में ऐसे अनेक अंश हैं जिनके आधार पर हमें महावीर कालीन बिहार के पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता मिली है। देखिए, अगर मैं बात करूं जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव थे और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। लेकिन जैन धर्म में सबसे फेमस महावीर माने जाते हैं धर्म गुरुओं में, या मैं कहूँ कि उनके जो प्रॉफिट्स हैं उनमें ये महावीर को सबसे इंपॉर्टेंस देते, सबसे ज़्यादा मानते हैं और संस्थापक के तौर पर ऋषभदेव है। जैन ग्रंथों में व्यापार और व्यापारियों के उल्लेख बार बार मिलते हैं। लौकिक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। विधि ग्रंथों को उसी कोटि में रखा जा सकता है। उन ग्रंथों में धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएं पढ़ती हैं और इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था। मुख्यतः स्मृतियां ईसा की आरंभिक 6 सदियों में से संहिताबद्ध की गई। इनमें विभिन्न वर्णों, राजाओं और पदाधिकारियों के कर्तव्यों का विधान किया गया है। इनमें संपत्ति के अर्जन, विक्रय और उत्तराधिकारी के नियम सहित विवाह के विधान भी दिए गए हैं तथा चोरी, हमला, हत्या, व्याभिचार आदि के लिए दंड विधान भी किया गया है। एक तरह से आपका इसमें लॉ के बारे में बताया गया, कानून व्यवस्था के बारे में बताया गया है। अब आते हैं यहाँ पे कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। कौटिल्य कौन? विष्णुगुप्त कौन? चाणक्य। ये तीनों नाम उन्हीं के विधि ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है। इसमें पूरा का पूरा अशोक के उस टाइम की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको डिटेल से लिखा गया है, जिनमें दूसरा और तीसरा अधिक पुराने हैं। लगता है कि इन अधिकरणों की रचना विभिन्न लेखकों ने की है। इस ग्रंथ का वर्तमान रूप ईस्वी सन के आरंभ में दिया गया है, परंतु इसके प्राचीनतम अंश मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र की झलक देते हैं। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र तथा अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। आगे देखते हैं, कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे हैं। भाई इन्हीं को, कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है अभिज्ञान शकुंतलम। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कल आपसे। इन महान सर्जनात्मक कृतियों में गुप्तकालीन, उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। इन संस्कृत स्रोतों के अलावा कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं जो संगम साहित्य में संकलित हैं। राजाओं द्वारा संरक्षित विदा केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में साहित्य का सर्जन किया था। ऐसी साहित्यिक सभा को संगम कहते हैं। देखिए, ये संगम का जो साहित्य है ये तमिल से रिलेटेड है, यानी कि अगर मैं बात करूँ भारत के साउथ की तरफ के बारे में बताता है। और ये भी साहित्य बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सी डायनेस्टीज के बारे में बताया गया, इसलिए समूचा साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और कहा जाता है कि इन कृतियों का संकलन ईसा की आरंभिक 4 सदियों में हुआ, हालांकि इनका अंतिम संकलन 6ठी सदी में हुआ जान पड़ता है। संगम साहित्य के पद 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं, जो 8 एटतोके अर्थात संकलनों में विभक्त हैं। पद 100 के समूह में संग्रहित हैं, जैसे पुर नारू यानी बाहर के 4 शतक आदि। मुख्य समूह 2 हैं, पांडिने डिक्कल, पट नेनिकिल और कणकंकु 18, निम्न संग्रह और पथ पाठट 10 गीत
ठीक है। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से खासकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इनके मुक्तकों और प्रबंध काव्यों की रचना बहुत सारे कवियों ने की है, जिनमें बहुत से नायकों यानी वीर पुरुषों और नायिकाओं का भी गुणगान है। आगे देखते हैं कि विदेशी विवरण क्या है, किस तरह से बताया गया है। यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर पहला हमला करने वाले सिकंदर महान के समकालीन के रूप में सैंड्रोकोटस के नाम का उल्लेख किया। यह सिद्ध किया है कि यूनानी विवरणों का यह सैंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई थी, एक ही व्यक्ति थे। यह पहचान प्राचीन भारत के तिथि क्रम के लिए सुदृढ़ आधारशिला बन गई। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आया मेगास्थनीज के इंडिका। हाँ, मेगास्थनीज की फेमस पुस्तक कौन है, जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज ने किताब लिखी, उसका क्या नाम था, इंडिका। उन उद्धरणों के रूप में सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। आगे देखते हैं, यूनानी भाषा में लिखी हुई पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और टॉलमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तकों में भी प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए प्रचुर महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। इनमें पहली पुस्तक 880 और 115 के बीच किसी समय किसी अज्ञात लेखक ने लिखी, जिसने लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत दिया। दूसरी पुस्तक 150 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। प्लिनी की नेचुरलिस हिस्टोरिका ईसा की पहली सदी की है। यह लैटिन भाषा में है और हमें भारत और इटली के बीच में होने वाले व्यापार की जानकारी देती है। आगे देखते हैं, चीनी पर्यटकों में प्रमुख हैं फाहियान और ह्यूआनसांग। दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत आए थे। फाहियान ईसा की 5वीं सदी के आरंभ में आया था और ह्यूआनसांग 7वीं सदी के दूसरे चतुर्थांश में। फाहियान ने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला, तो ह्यूआनसांग ने भी इसी प्रकार की जानकारी हर्षकालीन भारत के बारे में दी है। आगे देखते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या रहा। देखिए, अगर मैं बात करूं, पुराणों में 4 युग बताए गए हैं, कृत, त्रेता, द्वापर और कली यानी कलयुग। इसमें हर युग को पिछले युग से ज्यादा घटिया बताया गया है और नैतिक मूल्य और सामाजिक मानदंडों को इस पे देखा गया। अधपतन होता है, यानी कि बताया गया कि भाई ये युग है, उससे बुरा वो होगा, त्रेता, उसके बाद द्वापर, उस सबसे बुरा कलयुग जिसमें हम जी रहे हैं पुराणों के अनुसार। विक्रम संवत का आरंभ 57 से 58 ईस्वी पूर्व में हुआ। शक संवत का 78 ईसा पूर्व में और गुप्त संवत का 319 ईस्वी में। उत्कीर्ण अभिलेखों में घटनाओं का उल्लेख काल और स्थान के संदर्भ में किया गया है। 3वीं सदी ईसा पूर्व के दौरान अशोक के शिलालेखों में काफी ऐतिहासिक दृष्टि लक्षित होती है। अशोक ने 37 वर्ष शासन किया। भारत के लोगों ने जीवन चरित्रात्मक रचनाओं में ऐतिहासिक दृष्टि का अच्छा परिचय दिया। इसका सुंदर उदाहरण है हर्षचरित, जिसकी रचना बाणभट्ट ने ईसा की 7वीं सदी में की थी। ये चीज याद रखिएगा, हर्षचरित की रचना किसने की थी, बाणभट्ट ने की थी। और ये किसका जीवन चरित्र था, एक तरह से आप कह सकते हैं गद्य काव्य के रूप में हर्षवर्धन का। यह लगभग जीवन चरित्र के ढंग का गद्य काव्य है और अलंकारों से इतना जटिल है कि परवर्ती नकलचियों को निराश होना पड़ा। ठीक है, अब यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि सारांश इस चैप्टर का क्या है, कि क्या चीजें निकल के सामने आई हैं। सारांश है कि इतिहास निर्माण के लिए ग्रंथों, सिक्कों, अभिलेखों, पुरातत्व आदि से निकली सारी सामग्री का ध्यान से संकलन होना परम आवश्यक है। बताया जा चुका है कि इनमें विभिन्न स्रोतों के अपेक्षित महत्व की समस्या खड़ी होती है। जैसे सिक्के, अभिलेख और पुरातत्व उन मिथक से अधिक मूल्यवान है जो हमें रामायण, महाभारत और पुराणों से मिलते हैं। पौराणिक मिथक प्रचलित मानकों का समर्थन करते हैं, लोकाचार को वैध बताते हैं और जातियों का अन्य सामाजिक वर्गों में संगठित लोगों के विशेषाधिकारों और अपात्रताओं को न्योचित ठहराते हैं, परंतु उनमें वर्णित घटनाओं को यूं ही सही नहीं मान लिया जा सकता है। तो ये चैप्टर अगर मैं बात करूं आपका पूरा खत्म हो चुका है। अब कल हम पढ़ेंगे भौगोलिक ढांचा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि आज के शॉर्ट नोट्स मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने अलग से बनाई हैं। ठीक है, देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त जिसे हम कहते हैं। इन अर्थशास्त्र जो पुस्तक है किसने लिखी, चाणक्य ने लिखी। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी कुंभा अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है।
आगे देखते हैं, आग का आविष्कार पुनः पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह है लोथल, कोता, और यहाँ पे हम देख सकते हैं वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया, पहले आता है ऋग वैदिक काल, फिर आता है सेकंड नंबर पे उत्तर वैदिक काल। 1600 ईसा पूर्व है आपका, अगर मैं बात करूँ उत्तर वैदिक काल, और ऋग वैदिक काल है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। लेकिन पहले आपका आता है ऋग वैदिक काल, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, फिर आता है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि एवं पशुपालन था। देखिए अगर मैं बात करूं कि इस चैप्टर में आपको बताया जो गया है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भाई स्रोत क्या थे। अगर मैं बात करूं, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि हमें इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, यानी इसके क्या स्रोत हैं, तो अभिलेखों से हमें पता चलता है, सिक्कों से हमें पता चलता है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि उस टाइम पे जो पुरातत्व विभाग है यानी आर्कियोलॉजी है जो खुदाई कर रहा है, उनसे जो चीज़ें निकाल रहा है, उससे हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं तो मानती हूँ कि जो स्रोत थे, जो हमें इतिहास के बारे में, और बहुत पुरानी अगर मैं बात करूं कि जो डायनेस्टीज़ हैं उनके बारे में पता चलता है, जो ईसा पूर्व रही, यानी मैं अशोक के टाइम की बात करूं, यानी मौर्य वंश के बारे में, गुप्त वंश के बारे में पता चलता है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका अभिलेख। मुद्रा से ज़्यादा अभिलेख इफेक्टिव है, जो हमें इतिहास के बारे में बताते हैं, और जिससे हमें पता चलता है कि उस समय की डायनेस्टी कैसे काम करती थी, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। तो इतिहास का जो मुख्य स्रोत है मेरे हिसाब से, और इस चैप्टर से भी जो हमें पता चलता है कि अभिलेख है, मुद्रा भी है, मुद्रा से हमें चीज़ें पता चलती हैं। जैसे मैंने कहा कि उस टाइम जो टाइम था उस हिसाब से ना सिर्फ राजा महाराजा सिक्के चलाते थे, बल्कि जो व्यापारी संघ थे वो भी सिक्के चलाते थे। मैंने आपको एक पॉइंट और बताया कि सबसे पहली बार कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने सिक्कों पर लेख लिखवाना शुरू किया था, तो वो थे यवन शासक। किताबों के बारे में बात करूं अगर अभिलेखों के बाद, तो बुक्स भी हैं, ऐसी साहित्य भी है जो संगम साहित्य है। या मैं बात करूं कि अगर अशोक के टाइम का भारत जानना है तो हमें चाणक्य की लिखी हुई पुस्तक अर्थशास्त्र पढ़नी होगी। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, तीनों नाम उन्हीं के हैं, उसे हमें पढ़ना होगा, तब हमें पता चलेगा कि भाई उस टाइम का भारत कैसा था। बहुत से राइटर्स ने किताबें लिखी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभिज्ञान शकुंतलम, ये किसने लिखी, तो ये काली